हेलो दोस्तों, सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए 100 नंबर की प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की गई है। सेट में जो क्वेश्चन होंगे वह परीक्षा वाणी, अजय रावत, BS नेगी और राजेंद्र प्रसाद बलौदी के बुक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन, 40 नंबर के GS के क्वेश्चन और 40 नंबर के उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है। वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज है प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इन प्रैक्टिस सेट की जो PDF है वो भी आपको मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसमें हम डेली क्विज भी करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार कब आए थे? दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी जो हरिद्वार आए थे वह 1915 में आए थे। कुंभ मेले के अवसर पर वह हरिद्वार आए थे, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदकोट पर्वत स्थित है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नंदकोट पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6861 मीटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है? तो दोस्तों, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध जल संरक्षण से है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, अरुण जखमोला का संबंध वॉलीबॉल से है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं यह एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 21 में असहयोग वन आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1920-21 में जो असहयोग वन आंदोलन हुआ था वह टिहरी में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा फीर धार्मिक स्थल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यह धार्मिक स्थल हरिद्वार में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यह धार्मिक स्थल आपको कहीं पर मेंशन नहीं होगा, बहुत कम बुक्स में यह दिया होता है। तो यह हरिद्वार में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है? दोस्तों, वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम सोनप्रयाग में होता है। सोनप्रयाग कहाँ है? तो यह रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सोनप्रयाग से कि मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। तो मुंडकटिया गणेश मंदिर ये भी सोनप्रयाग में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखरे का किला स्थित है? तो दोस्तों, खोखरे का किला काशीपुर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपको अपना स्कोर बताना है, आपको खुद अपने आंसर करने हैं और प्लीज़ स्कोर अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा व डैश का? तो दोस्तों, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और किस नदी का संगम होता है ये हमसे पूछा गया है। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी का संगम होता है अलकनंदा से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर तिब्बत नव वर्ष भोटिया प्रजाति द्वारा कब से मनाया जाने लगा? दोस्तों, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो लोसर तिब्बत नव वर्ष जो भोटे जनजाति मनाती है यह कब से मनाया जाने लगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यह 1962 से मनाया जाने लगा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ध्यान रखना, आपके आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पिनकेश्वर
मंदिर किस राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों अल्मोड़ा का पिनाकेश्वर जो मंदिर है वो बाज बहादुर चंद द्वारा निर्मित किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी ब्रिटिश बंदोबस्त थे उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको वह सारे याद करने हैं। और जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी बंदोबस्त वाली तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें मैंने सारे बंदोबस्त बताए हैं, चंद के भी, गोरखा के भी और ब्रिटिश बंदोबस्त के भी, तो आपको ध्यान में रखना है। विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता था? तो वो जाना जाता था नौवा भूमि बंदोबस्त, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसको सन 80 का बंदोबस्त भी कहा जाता था, सन 80 का बंदोबस्त भी कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी, तो एक डोरी थी जरीब, उसके द्वारा भूमि को नापा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है और उस डोरी का भी नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों से लगी भूमि को बुर्निया कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगी गुफा स्थित है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के किस राज्य मंत्री द्वारा जसपुर नाम बदला गया था? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो जसपुर नाम बदला गया था जसोधन द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको ऐसे याद करना है, जौ से जसपुर और जौ से जसोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? दोस्तों रानीखेत के पास स्थित आपसे पूछा गया है, तो हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। दोस्तों कालिका मंदिर यह तो पिथौरागढ़ में स्थित है, और जो गौरा देवी मंदिर है यह आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, और जो होगरा देवी का मंदिर है यह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। तो दोस्तों जो कोट माई का मंदिर है यह हमारा रानीखेत में स्थित है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज दिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों बाज दिया विवाह जौनसारी जनजाति में प्रचलित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जौनसारी जनजाति में 3 प्रकार के विवाह होते हैं, जो मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया था अच्छे से, तो जिसने वो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है? दोस्तों उत्तराखंड का पूछा गया है यहाँ पर, यह भारत का नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात था वो था 884, आपको ध्यान में रखना है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों का था वो था 1000 लिंगानुपात, तो आपको ये ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला ज़िला है? तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में किस ज़िले में वृद्धि हुई है जनसंख्या में? तो वह था उधम सिंह नगर, आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम कहाँ था? वो था पौड़ी। और आपके लिए क्वेश्चन है कि पौड़ी का 10 के वृद्धि दर कितना था, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार हिमांशु जोशी का निधन कब हुआ? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो साहित्यकार हिमांशु जोशी इनका उत्तराखंड से संबंध था, तो इनका जो निधन हुआ था 2018 में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी गणतंत्र दिवस पर, वह थी अनासक्ति आश्रम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अटल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अटल पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस बार ऐसा पूछा गया है कि नारायण दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे थे?
तो दोस्तों नारायण दत्त तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है जमरानी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों जमरानी परियोजना गौला नदी पर बनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों गौला नदी, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है, पहाड़ पानी नैनीताल, ये नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों यह किच्छा से राज्य से बाहर चली जाती है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, आपसे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अभिनव बिंद्रा किस जिले के निवासी हैं? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा से पूछा गया है, इनको गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यह देहरादून जिले से हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1922 में हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें कुमाऊं, कानपुर और बनारस विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी को मानद उपाधि दी गई थी डॉक्टर ऑफ साइंस की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भड़ भंडारी माधव सिंह नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों भड़ भंडारी माधव सिंह नाटक यह राजेंद्र धस्माना के द्वारा लिखा गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बुक्स से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया था? तो वह किया गया था हरिगोविंद पंत को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध चमोली जनपद से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है? तो दोस्तों जो NIT बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वह स्थित है पौड़ी में, और पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से पहले वीर चंद्र सिंह कब जोड़ा गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो वीर चंद्र सिंह जो नाम जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था 2015 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कांगड़ी गांव से हटाकर ज्वालापुर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो यह स्थापित किया गया था 1924 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयुष्मान योजना किसके नाम पर है? दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तराखंड में आयुष्मान योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह योजना कब से लागू हुई थी? 2018 से, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नंधौर वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों नंधौर वन्य जीव विहार 2012 में स्थापित किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह नैनीताल और चंपावत में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 270 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपको ध्यान में ये सारे पॉइंट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो उत्तराखंड में पंच केदार हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा केदार है जिसके जो वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं? तो दोस्तों वर्ष भर कपाट कल्पनाथ के खुले रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको बता दूं कि यह 5वें नंबर का केदार है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये कहाँ स्थित है? यह चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सिंह रावत को किस बुग्याल से मैती आंदोलन शुरू करने का विचार आया? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उनको आया था बेदनी बुग्याल से यह विचार आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं?
तो दोस्तों उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? दोस्तों बहुतों को पता होगा कि 2005 में किया गया था, बट इसकी जो पूरी डेट है वो बहुत कम लोगों को पता होगी। तो यह किया गया था 14 जुलाई 2005 को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ध्यान में रखना 14 जुलाई 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों निम्न में सम्मिलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है उसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है सल्ट खुमार शहीद दिवस 5 सितंबर को, दोस्तों सही है। हरियाली दिवस 16 जुलाई को, ये भी सही है। और रवाई कांड 30 मई, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आमदनी फारसी भाषा का शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या बेसिक से क्वेश्चन है, तो यह है 52, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो इस वाक्य में कोई भी योजक द्वारा यह वाक्य नहीं जुड़ा है, तो यह एक सरल वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ में कई घर बह गए वाक्य है, तो दोस्तों यह कौन सा वाक्य है? तो बाढ़ में कई घर बह गए, तो इसमें एक भाव का बोध हो रहा है, तो इसलिए यह भाववाच्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों ब्रज भाषा एक बोली है और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है। तो दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है वह सौरसेनी अपभ्रंश से आती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों हिंदी शब्दों में जो लिंग निर्धारण होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों कैसे? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि लड़का खेल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लड़का है यह एक संज्ञा है और इसके आधार पर ही रहा है, तो यहाँ पर रहा है आ रहा है, तो यहाँ पर पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो यह पुल्लिंग है। अगर बोलेंगे कि लड़की खेल रही है, अगर हम लड़के की जगह लड़की लिख देते हैं तो वहाँ पर जो होता है खेल रही है आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो किसके आधार पर हो रहा है? ये संज्ञा के आधार पर हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों संस्कृत मत करना, बहुत सारे मेरे दोस्त इसे संस्कृत कर देते हैं, पर ये नहीं है। क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बुढ़ापा एक अभिशाप है, तो बुढ़ापा जो है इसमें बताना है कि यह कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों कोई भी अगर दशा आती है, युवा, बचपन या बुढ़ापा, तो जो दशा आती है वो हमारी भाववाचक में आती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा साधन है। तो दोस्तों भाषा किसका साधन है, हमसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों भाषा जो है ज्ञान का भी साधन नहीं है, बोलने का साधन नहीं है, लिखने का भी साधन नहीं है। भाषा जो है वह अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन श का उच्चारण होता है। तो दोस्तों व्यंजन श का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिला था। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था चिदम्बरा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? तो दोस्तों ने प्रसर्ग खड़ी बोली में लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन
सी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द बताना है। पहला है अध्ययन, यह शुद्ध है। दूसरा आरोग्य, ये भी शुद्ध है। तीसरा है दुर्लक्ष, ये भी शुद्ध है। परंतु जो ऑप्शन सी है अक्षोहिणी, तो दोस्तों अक्षोहिणी ऐसे नहीं लिखते, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है, इसमें 2 मात्रा आती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्जीव वस्तु का स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शराब। क्योंकि अगर हम इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, होती है, तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों जो हिंदी है वह आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, तो यह श्लिष्ट योगात्मक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसको वियोगात्मक भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। तो दोस्तों देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यत का मतलब होता है तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगांक का पर्यायवाची शब्द चुने। तो दोस्तों मृगांक का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है वह एक महिला विद्वान थी। तो दोस्तों महिला के लिए विद्वान नहीं आता है, तो ये गलत है। वह विदुषी महिला थी। तो दोस्तों विदुषी महिला थी, विदुषी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी है वह एक विद्वान महिला थी। तो दोस्तों यह भी गलत है क्योंकि विद्वान नहीं आता है। जो ऑप्शन बी है वह एक विदुषी महिला थी। तो दोस्तों यह सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो दोस्तों संरचना शब्द के लिए उद्भावना अनुचित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों उद्धत का मतलब होता है अक्खड़, तो इसका जो विलोम होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत को जिला कलेक्टर के द्वारा ही भंग किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश थी वह कोठरी समिति ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह कब बनी थी, 1964 में। और आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ कि भारतीय शिक्षा नीति वह इसके आधार पर ही रखी गई थी 1968 में। आपको ये ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात की जो घोषित कर सकता है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्ज़ाम में यह आ सकता है। तो सबसे पहले पंचायती राज जो स्थापित किया गया था वह किया गया था राजस्थान में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान के नागौर ज़िले में, कहाँ पर, नागौर ज़िले में यह स्थापित किया गया था। और किसने किया था, नेहरू जी ने। तो आपसे ये क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं। और दोस्तों डेट जो है इसकी 2 अक्टूबर, पूरी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह की कितनी संख्या है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य के निकट होते हैं, और इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। तो हमारे जो सौर मंडल में पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो है 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है।
और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वह ग्रह कौन से हैं। तो वह है बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 जो है पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो चिश्त कस्बा है वह अफगानिस्तान में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इस पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि लुम्बिनी कहाँ पर है। तो जो लुम्बिनी है वह वर्तमान में नेपाल में स्थित है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी, वह थी स्वराज पार्टी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके यह सदस्य थे। और इन्होंने कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में की थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और कब की थी? 1923 में। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अशोक आंदोलन के नाखुश पर यह पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह था। तो दोस्तों बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था, उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था यह युद्ध, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों दिल्ली में जो पुराने किले का निर्माण हुआ था वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था और वह हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकासशील देश है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यह विकसित देश है, जापान भी विकसित देश है और इंग्लैंड भी विकसित देश है। जो पाकिस्तान है वह एक विकासशील देश है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सबको पता होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का दाना है। तो दोस्तों मक्का का दाना एक वास्तविक फल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो दोस्तों भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वह रुड़की में स्थापित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और कब किया था? 1847 में। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान हिंदी को, तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो हिंदी को क्या मानता है? तो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। और ये दोस्तों कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.A. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है? तो दोस्तों B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन जो कहा था वो कहा था समुद्रगुप्त को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में
आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों जो सूफी आंदोलन था वह कहाँ से आरंभ हुआ, आपको ये पूछा गया है। तो यह हुआ था फारस से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और जो उसकी गलियाँ थी वह थी चौड़ी और सीधी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष थी वह थी विजय लक्ष्मी पंडित, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के को ही फिल्म का जन्मदाता माना जाता है। तो जो उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी वह की थी 1913 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र उस फिल्म का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो पहला है राष्ट्रपति, ये भी नहीं होता है। दूसरा है वित्त मंत्री, ये भी नहीं होता है। तो तीसरा है प्रधानमंत्री, ये भी नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो योजना आयोग था इसका जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और अब इसको परिवर्तित करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखो और निकालो यह किसकी नीति है? तो यह नीति है पूंजीवाद की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पूंजीवाद होता क्या है? तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र में अगर निजी स्वामित्व का नियंत्रण हो जाता है, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, तो उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी व्यक्ति का अगर हमें वास्तविक जीवन का आकलन करना है तो वह किया जाता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। और ये कैसे निकाला जाता है? यह निकाला जाता है कुल आय और कुल जनसंख्या के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यह सेवा शुरू की है कोटक महिंद्रा बैंक ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों फिलहाल ही यह खनिज सहायक या वीडियो में पूछा गया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति जो बने हैं वो हैं टाटा जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों जो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है वह किया जाता है सेमी कंडक्टर से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है कंप्यूटर में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आपसे पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों परम भी है, अनुपम भी है और पैस भी है। जो विप्रो है ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रिंटर होता है उसको हम अगर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पैरेलल पोर्ट का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यह आपने देखा भी होगा। दोस्तों यूएसबी पोर्ट मत करना, यह किया जाता है पैरेलल पोर्ट द्वारा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताऊँगा, जो मेरे दोस्त मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी यह ट्रिक अच्छे से समझ में आएगी।
तो दोस्तों 96 क्वेश्चन है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, तो हमको ये बताना है। तो पहला बोला गया है कि तीसरा दिन सोमवार है, तो दोस्तों तीसरा दिन जो है वो है मंडे, सोमवार। और निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, तो दोस्तों 21वें से बोला तो 21वां दिन और उसमें 5 दिन और, तो कितना हो गया 26वां, उसमें ऐड कर दिया ना हमने, तो 26वां है वह कौन सा होगा, तो हमको यह निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 तारीख को अगर मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा, 7 दिन बाद, मतलब 10 तारीख को आएगा। ठीक है, 10 तारीख को भी मंडे होगा, और अगर हमें 7 दिन उसमें और ऐड करेंगे तो 17 तारीख को भी मंडे आएगा, तो ये भी इस दिन ही मंडे आएगा। और उसमें अगर हम 7 दिन और ऐड करेंगे तो 24 तारीख को भी क्या आएगा, मंडे आएगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया है कि 24 तारीख को मंडे है। अब हमें निकालना है 26 तारीख को, तो 24 को मंडे है तो 25 को क्या होगा, ट्यूसडे, और 26 को क्या होगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो उसको आप दोबारा रिपीट देखना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार। ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो वाटर का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है तो आपको मैं बताऊंगा। तो पहला बताया गया है कि इसमें गिफ्ट, तो उसको इंग्लिश में लिखना है GIFT, का कोड क्या है HHGS, मतलब उसको इसने इस तरीके से लिखा गया है HHGS। ठीक है, तो G जो कितना है, G कितना होता है, G का होता है 7, उसका सीक्वेंस कितना होता है। ठीक है, जैसे A का 1, B का 2, 3 का C पर आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो GI, तो I का होता है 9, और F का होता है 6, और ये है T का होता है 20। ठीक है, अब इनके नंबर सीक्वेंस लिखने हैं। तो H का कितना हो जाएगा 8, H का 8, G का कितना हो जाएगा 7, और S का कितना हो जाएगा 19, मतलब 19। तो देखो यहाँ पर दोस्तों 7 है और यहाँ पर क्या है 8, मतलब एक ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 8, मतलब एक घट गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, इसमें भी एक जुड़ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और ये 20 है, इसमें 19 है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फिर से घट गया, मतलब एक जुड़ रहा है फिर घट रहा है फिर जुड़ रहा है फिर घट रहा है, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आप पूछा गया वाटर का, तो वाटर यहाँ पर हम लिख देंगे पहले। ठीक है, का कोड क्या होगा, तो दोस्तों इसका होता है वाटर, क्या होता है, इसका होता है 23, और इसका होता है 1, और इसका क्या होता है 20, और ई का होता है 5, और आर का क्या होता है 18। तो दोस्तों 23, तो पहले क्या होता है उसमें एक जुड़ा था, तो 23 के बाद अगर एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा x। 24 आता है तो 24 पे क्या आता है x। ठीक है, एक घटेगा तो एक है, एक में से अगर एक घटेगा तो ये पीछे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 26 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा z। ठीक है, यहाँ पर है t है T20, तो इसमें क्या होगा, एक पहले आप घट गया है, अब क्या होगा एक जुड़ेगा, तो 20 में अगर एक जुड़ेगा तो वहाँ पर क्या आएगा u का होता है 21। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि XZU इतना ही आपको करना है। तो XZU कहाँ पर आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों पूरा भी इसे कर सकते हैं इससे आगे, बट आपको टाइम बचाने के लिए अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कहीं पर तो उसे आप सीधे टिक करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरलैप क्या होता है, कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर होती है तो उसे कहते हैं ओवरलैप करना या 0 डिग्री बनाना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री कितनी बार बनाते हैं या ओवरलैप कितनी बार करते हैं, क्योंकि देखो सुई है उसके ऊपर एक सुई है तो यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री तो बनेगा, तो इसलिए आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे के कितनी बार ओवरलैप करती है। तो दोस्तों 24 घंटे में इसका सीधे सा आंसर है कि 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करती है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन
सी, क्योंकि देखो 1 घंटे में वह एक बार ओवरलैप करती है। मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जैसे ये घड़ी है, यहाँ पर अगर 3 बज रहे हैं, 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 और 12। तो दोस्तों ये मिनट की सुई है और ये यहाँ पर घंटे की सुई है। तो दोस्तों अगर 3 से जब 4 बजेगा तो दोस्तों ये सुई धीरे धीरे करके यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उसे कहते हैं ओवरलैप करना। तो ये सुई धीरे धीरे फिर मिनट की 12 पे चली जाएगी और यहाँ बच जाएगा 4। तो दोस्तों 1 घंटे में उसने कितनी बार ओवरलैप किया? एक बार तो किया, तो इसलिए 1 घंटे में एक बार करती है और 24 घंटे में वह 22 बार करती है। तो ऐसे इसका आंसर आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 पर बजे हों तो वे फिर कितने बजे बजेंगे? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको घुमा रखा है, बस इसका जो आंसर है बहुत इजी आएगा। तो दोस्तों 3 अलार्म है, 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। मतलब अलार्म लगा रखा है तो पहला जो है 10 मिनट के अंतराल पर बजता है, दूसरा 15 मिनट और तीसरा 30 मिनट पर बजता है। यदि वह 9 बजे पर हों, मतलब लगाया था 9 बजे पर एक जो है वो 10 बजे बज रहा है, दूसरा 15 मिनट बाद बज रहा है, तीसरा जो है 30 मिनट बाद बज रहा है, तो वह कितने बजे बजेंगे? तो दोस्तों अगर 9 बजे लगाया था तो पहला अलार्म कब बजेगा? 9:15 पे। और दूसरा कब बजेगा? पहला जो बजेगा 9:10 पे, दूसरा बजेगा 9:15 पे और तीसरा कब बजेगा? 9:30 पे। तो दोस्तों कब बजेगा ये? 9:30 पे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबह 9:30 बजे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर समझाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल के अक्षरों से नहीं बनने वाले शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर दिया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा इन ऑप्शन में, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पहला जो है NAME। तो देखो दोस्तों इसमें N भी है, A भी है और M भी है और E नहीं है दोस्तों इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ई जो है इसमें नहीं है, तो ये नेम जो है इसे नहीं बन सकता है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें होंगे। दोस्तों देखो एम इसमें है, ए भी इसमें है, आई भी इसमें है और जो एन है वो भी है। वैसे प्ले भी इसमें है और लॉयन भी इसमें है, पर जो पहला वाला है वो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही आपको करने हैं एग्ज़ाम में। ये था प्रैक्टिस सेट 3rd। आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।